हेलो, क्या आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे बीच जुड़े हुए हमारे प्रतिभागी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी तरफ से फीडबैक दें। बहुत बहुत धन्यवाद नीमू जी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, समय की क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक दिव्यांगजनों को उत्कृष्टता के साथ सेवा प्रदान करने का केंद्र है, के द्वारा आज एक दिवसीय बौद्धिक परिचर्चा एक ऐसे बौद्धिक स्वरूप को लेकर के आप सभी के बीच हम सभी सीआरसी टीम मेंबर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा एजुकेशनल असेसमेंट एंड जनरेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विथ आईडीडी। विशेष आवश्यकता वाले बौद्धिक अक्षम बौद्धिक दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे हम उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, कैसे हम उनकी क्षमताओं की वृद्धि के लिए और कैसे उनके सशक्तिकरण को और पुष्टता प्रदान करने हेतु हम उनका आकलन करें, उनमें होने वाले वृद्धिवत व्यवहारों को, उनमें होने वाले पाक्षिक विकासात्मक व्यवहारों को जाने, समझे और उसका निरंतरता के साथ वृद्धि करें। इन सभी विषयों पर महत्वपूर्ण भाव रखने हेतु और अपनी विशेषज्ञता, अपनी वैशिष्टता से हम सभी को परिचित कराने हेतु हमारे बीच आज मुख्य वक्ता के रूप में हमसे जुड़ रही हैं आदरणीय डॉक्टर निवेदिता पटनायक मैम, पूर्व एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन NIPID तेलंगाना। आज को अवसर होगा डॉक्टर निवेदिता पटनायक मैम को सुनने का। आज के इस कार्यक्रम को आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सीमा यादव मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ। प्यारे साथियों, ऑनलाइन ऑफलाइन गतिविधियों के माध्यम से सीआरसी नित्य नवीन क्रियाकलापों को आप सभी के बीच अपने संपूर्ण मनोभावों के साथ रास्ता चला रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति को अक्षरशः स्थापित करने हेतु 24/7 सशक्तिकरण के भाव को समृद्धता देते हुए दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसे अवसर, एक ऐसे समाज की रचना करें, एक ऐसे माहौल की रचना करें जिसमें दिव्यांगजन और दिव्यांगजनों के हितकारक, उनके शिक्षक, उनके सेवक प्रदाता और उनके हितों की चिंता करने वाले हितधारक अपने को सशक्तिकृत करने के लिए, अपने को वृद्धता प्रदान करने के लिए निश्चितता के साथ आगे बढ़ सके। इसी क्रम में आज का यह अल्पकालिक बौद्धिक आयोजन और एक विशिष्ट बौद्धिक पटल लखनऊ के द्वारा आप सभी के बीच कार्यक्रम का समय हो चुका है।
और कार्यक्रम की समयावधि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में मैं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के कार्यक्रम में हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान कर कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाने हेतु हम सभी को अभिषिंचित करें। श्री राजीव रंजन सर, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नागेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, थैंक यू सर। सबको नमस्कार। और आज जैसा कि नागेश जी बता रहे थे कि सीआरसी के पटल पर हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम चलता रहता है, तो इसके लिए आज जो हमारा ये ऑनलाइन वेबिनार जो है ये खास करके जो हमारी स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, खास करके आईडीडी, उनको लेकर के है। जो आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशनल असेसमेंट एंड केयर गिविंग एंड जनरेटिंग कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद आईडीडी। तो ये टॉपिक जो है इटसेल्फ वो बताता है कि किस तरह से इसका असेसमेंट करके और उसका फिर हम आगे रिपोर्ट बना के इंटरवेंशन की तरफ बढ़े। तो आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, जैसा कि नागेश जी ने भी बताया, डॉक्टर निवेदिता पटनायक मैडम है और ये एक्स एचओडी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन निपिट सिकंदराबाद। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो आज का कार्यक्रम होगा बहुत अच्छा रहेगा। और आज का जो ये हमारा वेबिनार है, आज हमारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सबका मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे आज निदेशक महोदय नहीं है हमारे साथ, वो कहीं और गए हुए हैं। उनके तरफ से भी श्री रमेश पांडे जी जो डिप्टी डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ हैं, उनके तरफ से भी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सिमिलरली हमारे सारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे सारे अधिकारी हैं, हमारे सारे कर्मचारी हैं और हमारे जितने भी आज के ऑर्गेनाइजर हैं जो इस वेबिनार को होस्ट करवा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, और हमारे जो साथ में नागेश जी हैं, सीमा जी हैं और सप्ता मैडम हैं, ये सबके साथ में और पूरा सीआरसी परिवार के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और एक चीज और बोलूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ जब मेरे को बोलने का मौका मिलता है तो, कि हम लोग तो प्रोग्राम कराने के लिए बाध्य होते हैं कहीं ना कहीं कि प्रोग्राम कराना है किसी को सिखाने के लिए किसी को, लेकिन जो हमारे साथ आप लोग जुड़ते हो वो कहीं ना कहीं आप मतलब हमसे जुड़े होते हैं तभी आप लोग जुड़ पाते हैं। तो उसके लिए अगेन धन्यवाद। और आज का जो टॉपिक है उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इस तरह के बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ डील करते हैं तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टॉपिक। यदि नहीं डील करते हैं तो इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास आपको सुनना है और पूरे समय तक जुड़ रहिएगा। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नाकेश इज अप टू यू। वंस अगेन आई वेलकम टुडे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर निवेदिता पटनायक मैडम, who is the ex-HOD Department of Special Education, NIPID, Secunderabad. So welcome you ma'am and it's up to you. नागेश जी, सादर प्रणाम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज डॉक्टर निवेदिता पटनायक मैम आप तक पहुंच रही है? निवेदिता मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर निवेदिता पटनायक मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद उस तकनीकी पहलुओं के बीच उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। बहुत जल्दी ही वो हमारे बीच पुनः जुड़ेंगी। मैं सीमा मैम से आशा करूंगा कि जैसे ही निवेदिता मैम हमारे बीच जुड़े वो हमें इंगित कर दें। आप सभी को बताना चाहूंगा, सीआरसी लखनऊ अपने उद्देश्यों के क्रम में आप सभी के बीच अपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत चिन्हांकित जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है उससे संबंधित समस्त सेवाओं के प्रचारीकरण, प्रसारीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा साथ ही साथ उसके उपलब्धता के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है। प्यारे साथियों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं
चिन्हांकित की गई, वो विशेष शिक्षा में अपनी सेवाओं को प्रदान करने वाले सभी श्रेष्ठ जनों के लिए जानने समझने और एक ऐसे बहुसंख्यता के मामले में दिव्यांग जनों के चिन्हांकन को पूर्णता प्रदान कर उनको सेवा प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार से हमारे और आपके समक्ष बहुउद्देशीय भाव लेके खड़ी हो, जिनमें आप सभी को ज्ञात होगा चलन दिव्यांगता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रामस्तकीय पक्षाघात जिसे हम लोग सेरेब्रल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, कुष्ठ रोग से मुक्त लेप्रोसी क्यूरेट, बौनापन, ड्वार्फिज, तेजाब हमला पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम, अंधता, ब्लाइंडनेस, अल्पदृष्टि, लो विजन, बधिर, डेफ, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, हार्ड ऑफ हियरिंग, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्वालीनता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अधिगम दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक रोग, मेंटल इलनेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल कोशिका रोग, सिकल सेल डिजीज तथा बहुदिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये ऐसा चिन्हांकन था प्यारे साथियों, जिसने एक नई चिंतन धारा और एक नए चिंतन के भाव को हमारे आपके बीच लाकर खड़ा कर दिया। अब केवल पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत चिन्हांकित 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में चिंतन, चिन्हांकन, मूल्यांकन अथवा प्रस्तुतिकरण तक ही मामले जाकर के ठहर नहीं रहे थे। अब आवश्यकता थी कि आरपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत चिन्हांकित जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, उन दिव्यांगताओं के कैसे कुशलतम सशक्तिकरण को हम और आप सुनिश्चित कर सके, कैसे उनके बृहदीकरण की तरफ हम और आप बढ़ सके, और सबसे बड़ा मामला कि कैसे उनका सर्टिफिकेशन समुचित रूप में कराएं और उससे आगे बढ़कर उनके समझने, जानने और उन तक विधिवत सेवाओं को पहुंचाने हेतु हम और आप अपनी अपनी वैशिष्टताओं को स्थापित कर सके। प्यारे साथियों, आवश्यकता पड़ी प्रत्येक दिव्यांग जनों के बारे में जानने की, उनसे संबंधित चिन्हांकित भावों को समझने की और साथ ही साथ उनकी शैक्षणिक सशक्तिकरण के धार को अग्रिम गति में बढ़ाने की। इस भाव में हमें आपको अत्यंत सहायक हुआ कोविड-19 का वह दौर, जिस दौर में विशेष शिक्षा ने अपने पल्लवित हो रहे वटवृक्ष को विशालता प्रदान करने हेतु और संपूर्ण भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के रूप में ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियों को श्रेष्ठता प्रदान करने हेतु एक ऐसे पटल, एक ऐसे स्थलों का चयन किया गया जहां पर जाकर विशेष शिक्षकों और विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं को चिन्हांकित कर विशेष रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की शर्तों को प्रमुखता के साथ पूरी किया जा सके, तथा साथ ही साथ उनके लिए एक ऐसे माहौल, एक ऐसे स्वरूप, एक ऐसी उपलब्धता को सुनिश्चित करें जिसमें बहुउद्देशीय भावों को प्राप्त करना समुचित रूप में पूर्ण हो सके। यही क्रम रहा, यही कड़ी रही कि सीआरसी लखनऊ ने अपने महत्वपूर्ण भावों को रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी गतिविधियों को श्रेष्ठता के साथ स्थापित, कर्तव्यता के साथ स्थापित करते हुए निरंतर बैक टू बैक कार्यक्रमों को आपके बीच ला करके लाखों लाख आवश्यकता वाले दिव्यांग जनों तक बौद्धिक उत्सर्जना को, शैक्षणिक उत्सर्जना को तथा साथ ही साथ बृहत्तर भावों की संकल्पना को स्थापित करने हेतु निरंतरता के साथ प्रयासरत है। ये कड़ी ऐसी चली साथियों कि संपूर्ण भारत में शैक्षणिक दृष्टिकोण में एक लहर सी आ गई। एक ऐसा दौर चला जहां पर शिक्षण को प्राप्त करने के लिए शिक्षा पहुंचे आपके द्वार, ऐसा नारा विद्यार्थियों के हितों को
सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप में लेकर ज्ञान के सर्वोपरि के भाव को अग्रिम गति में प्रदान करते हुए अग्रिम भाव तक बढ़ते हुए आप सभी के बीच आया और यह अवसर रहा सभी विशेष शिक्षकों, सभी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले विशेष बंधुओं भगिनियों के लिए कि हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उस धारा को, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उस महत्ता को स्थापित करने और पहुंचाने में सक्षम हुए तथा अधिक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं तक सेवाओं के पहुंचाने के क्रम को हम सभी ने श्रेष्ठता प्रदान की। प्यारे साथियों, आवश्यकता है जुड़ाव करके विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं की आवश्यकताओं के चिन्हांकन और चिन्हांकन के पूरे मनोयोग से शिक्षकों के प्रशिक्षण को श्रेष्ठता प्रदान करते हुए उनके प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों को अग्रमुख करने की। साथ ही साथ आवश्यकता इस बात की रही कि कैसे हम सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि हम अपने फील्ड के विशेषज्ञों को आप सभी के बीच उनकी विशेषज्ञताओं से युक्त करते हुए कैसे उनकी पहुंच को, कैसे उनके स्वरूप को और कैसे उनकी वैशिष्टतम विशेषज्ञताओं को आपके बीच रख सके। वह अवसर आज है कि हमारे बीच डॉक्टर निवेदिता पटनायक मैम, पूर्व विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन NIPID तेलंगाना, मैम हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैम आपको सादर प्रणाम है और CRC लखनऊ परिवार की तरफ से आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आप सादर आमंत्रित हैं मैम। आज का विषय है एजुकेशनल असेसमेंट एंड जनरेटिंग कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विथ IDD। आदरणीय डॉक्टर निवेदिता पटनायक मैम। मैम आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? थोड़ा आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। जी। Are you able to hear me? यस यस सुन सकते हैं? आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है हम लोगों तक। ओके, नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। अभी शुरू करें? कैन वी स्टार्ट नाउ? प्लीज मैम, प्लीज ओके, प्लीज कंटिन्यू। आज का टॉपिक है एजुकेशनल असेसमेंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जनरेशन। यही है ना? एंड आई बिलीव यस मैम, यस। हमारे साथ सभी स्पेशल एजुकेटर्स या रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स मौजूद हैं और वी विल सी, हम लोग देखेंगे। मैं ट्राई करूंगी हिंदी में बोलने के लिए, बीच बीच में थोड़ा मुझे इंग्लिश आ जाएगा, सो आई थिंक यू कोप अप विथ मी। कैन आई स्टार्ट with my presentation? Yes ma'am, please ma'am, yes please start ma'am। इधर कौन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? शिवाजी से बात करूं या आप कौन बात कर रहे हैं? जी, नागेश पांडे बोल रहा हूँ। ओके ओके, ये जो बच्चे हैं जिनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनके लिए हम स्पेशल तरीका से असेसमेंट करना जरूरी होता है और वो असेसमेंट का डिफरेंट स्तर में असेसमेंट होना है। पहले जो असेसमेंट करते हैं उस बच्चों को स्क्रीनिंग करने के लिए करते हैं। वो स्क्रीनिंग होने के बाद उनको आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या है, उसके आगे जाके हम रेफर करते हैं कौन सा सुविधाएं बच्चों का जरूरत होता है। उसके बाद हम डिटेल असेसमेंट करते हैं और डिटेल असेसमेंट के जरिए से उनका जो एजुकेशनल प्लानिंग हम बनाते हैं। मैं तो सब कुछ टच नहीं कर सकती हूँ, बट आई ट्राई टू कॉम्प्रिहेंसिवली, वेरी स्पेसिफिकली कैसे असेस करना है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगी। I'll open my PPT now.
देख सकते हैं क्या आप? अभी प्रेजेंटेशन आई नहीं है मैम, दिखाई दे रहा है? प्रेजेंटेशन अभी आई नहीं है मैम। ओके, अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा हो मैम तो हम लोग यहाँ से प्रेजेंट कर दें। 1 सेकेंड, लेट मी ट्राई वंस अगेन। आपको Yes. शेयर करना है तो मेरा फिर जीमेल को जाना पड़ता है। जी जी। प्रेजेंटेशन तो आया है। आर यू एबल टू हियर सी नाउ? दिखाई दिया? नहीं मैम, अभी प्रेजेंटेशन नहीं आ रही। ये तो स्टॉप शेयरिंग आ रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग आ रही है मैम, आप पीपीटी पे जाएं। अभी आया? हाँ हाँ मैम, प्लीज आप पीपीटी सिलेक्ट करें। हाँ जी, पीपीटी सिलेक्ट करें, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मैम। यस यस मैम, अभी अभी आया? यस यस मैम, फुल स्क्रीन करके आप कंटिन्यू करें मैम। ओके, am I audible? मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? यस यस, क्लियर वॉइस आ रही है मैम, क्लियर। क्योंकि मैं ठीक से सुन नहीं सकती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। जी जी मैम, प्लीज मैम। ओके, स्पेशल एजुकेशनल असेसमेंट जैसे कि हम बातचीत किए हैं पहले, हाउ कैन वी प्रिपेयर द एजुकेशनल असेसमेंट सो दैट डिफरेंट स्टेजेस में हम जा सकते हैं। जब हम पहले असेस करते हैं फर्स्ट टाइम, जब बच्चे हमारे पास आते हैं, पहले हम स्क्रीन कर लेते हैं कुछ कमी है कि नहीं बच्चे में। अगर कुछ कमी है तभी ओनली हम आगे जाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा प्रॉब्लम बच्चों में है। वो स्तर भी जब आगे बढ़ेंगे, जब हमको पता चलेगा यस द चाइल्ड हैज सम डिफिकल्टीज, हैज सम डेफिसिट्स, तभी हम बच्चों को रेफर करते हैं फॉर फर्दर डिटेल्ड असेसमेंट। वो जो डिटेल्ड असेसमेंट होता है उसमें हम डायग्नोसिस करते हैं इन ऑर्डर टू कंफर्म whether the child has intellectual disability or not. जब कंफर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमको पता चलता है, then only we go for referral services.
उसके लिए हमको we have to do the assessment in a global manner. जब हम असेसमेंट के बारे में बताएंगे, असेसमेंट क्या होता है, इट्स नथिंग समथिंग वेरी टेक्निकल। जैसे कि हम जाते हैं कुछ भी चीज खरीदने के लिए, हम उसको परखते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं, ये सही है, ये सही नहीं है, ये कलर हमारे लिए अच्छा लगता है कि नहीं, वो चीज हमारे लिए अच्छा लगता है कि नहीं, वो सब देखते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारा दिमाग में आता है, वो क्वेश्चंस को हम मेंटली अलॉट रह के उसको हम जब आंसर करते हैं, तभी हमको फाइनल रिजल्ट्स आता है। सिमिलरली जब हम असेस करने के लिए जाते हैं, वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वो बच्चों के बारे में। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अबाउट द चाइल्ड, हमको काफी सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना पड़ता है in order to make certain decisions about the child. उसका क्या इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग हम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में उसको कौन सा स्कूल भेजेंगे, वो स्कूल भेजेंगे तो क्या रिकमेंड करके भेजेंगे, बच्चों को क्या हम पेरेंट्स को क्या गाइडेंस देंगे, टीचर्स को क्या डायरेक्शन देंगे, ताकि बच्चों को भविष्य में थोड़ा आसानी से काम सुलझा सकेंगे। That is only assessment. So when we are doing assessment, as I told you, the first is screening and identification. उसके बाद evaluation of teaching program and क्या strategies हम लेंगे, और जब डिटेल असेसमेंट करते हैं उसका करेंटली क्या लेवल में बच्चों फंक्शन कर रहे हैं अभी, उसके बारे में जानकारी मिलता है। वो होने के बाद when we know the current level, उसी बेस से हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। कौन सा ग्रुप में उन बच्चों को अगर हम रखेंगे, उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिल सकता है, उसको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कहाँ उनका प्लेसमेंट हो सकता है, और इंडिविजुअली एजुकेशन प्लान उनको कैसे बनाना है, किस तरीका से उनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, ताकि we can do some improvement in the child. And हम सबको मालूम है, particularly when we are talking about intellectual disability, ये कोई एक डेफिसिट्स नहीं होता है, और जो डेफिसिट कॉग्निटिव डेफिसिट्स होता है, वो कॉग्निटिव डेफिसिट्स के वजह से बच्चों का बाकी बहुत सारे कमियां भी दिखाई दे रहा है। वो लोग सोशली वेल इक्विप्ड नहीं हो सकते हैं, सोशली बाकी बच्चों के तरफ मिलजुल के नहीं रह सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। और उनको स्पीच डेवलपमेंट भी नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बहुत जरूरी रहता है। कॉग्निशन अगर नहीं है, उनको एकेडमिकली पुअर होते हैं, नॉट ओनली एकेडमिकली, सोशली भी उनको कैसे समाज में व्यवहार करना है, वो उनको उतना अच्छा से नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वो लोग देख के नहीं सीख सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना अच्छा से नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग या इंसिडेंटल लर्निंग होता है, वो लर्निंग ये बच्चों में नहीं होता है। इसीलिए और कभी कभी उनका काफी सारे मेडिकल प्रॉब्लम आता है, एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल असेसमेंट करना ही पड़ता है उनको पहले जब हम स्क्रीनिंग करते हैं। उसके अलावा स्कूल टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड कभी कभी उनको बाकी जो समाज में सिग्निफिकेंट अदर्स रहते हैं, जो उनके साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं, वो लोगों के साथ भी हमको देखना पड़ता है। इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्वमेंट असेसमेंट में बहुत जरूरी होता है।
जब भी कोई बच्चों को कुछ सस्पेक्ट हम करते हैं डिसेबिलिटी है, उसका एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज मालूम करने के लिए फर्स्ट असेसमेंट हैज टू बी डन बाय द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में कौन कौन रहते हैं? काफी सारे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को रहना जरूरी होता है फॉर इंटेलेक्चुअल असेसमेंट। स्पेशल एजुकेटर को रहना जरूरी है in order to coordinate with others and in order to know कहाँ उनका लेवल ऑफ फंक्शनिंग अभी है। मेडिकल प्रोफेशनल का इन्वॉल्वमेंट जरूरत होता है ताकि दे कैन रूल आउट एनी मेडिकल कंडीशंस। देन डिफरेंट थेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट और कुछ थेरेप्यूटिक रिक्वायरमेंट बच्चों में है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, parents are there and sometimes the community people also are involved in order to make the assessment in a perfect manner for the students with intellectual disability. Either we need to know the multidisciplinary team's role बहुत crucial है क्योंकि it determine the extent and direction of a child's personal journey through the special educational experience. जब हमको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों में है बोल के पता चलता है, तभी हमको we know that knowingly or unknowingly we have to give special educational services even if we teach them in inclusive setup. The best inclusive setup में भी ये बच्चों के लिए कभी कभी हम individualized program डेवलप करके implement करना जरूरी होता है in order to keep them updated, in order to develop the maximum potential of the students. इसीलिए ये टीम का रोल बहुत जरूरी होता है। Initial assessment, particularly for the development of the comprehensive program, we need to know कौन सा एरिया में डेफिसिट्स है और कहाँ हम सुधार सकते हैं। इसीलिए we must see that the proper coordinated efforts of the special educator is very important in order to see कैसे हम बच्चों को assess करेंगे, how to coordinate with other team members and what is to be done for the student. And basically हम जब assess करते हैं, हमको ध्यान में रखना पड़ेगा 6 decisions, the most important decision, mostly 6 important decisions are to be taken place based on the assessment of these children. First is, as you know, evaluation decision. What is evaluation decision? Information of a student's strength, weakness and overall progress. जब हम बच्चों को assess करते हैं, the first is evaluation decision. Through that information हमको मालूम पड़ेगा कि बच्चों का क्या strengths है, क्या weaknesses है and क्या उनका progress आज तक हुआ है। To know the present condition of the child, what is the strengths, what is the weakness, जिसको हम बेस करके, जिसको हम प्रिंट बना के हम आगे बढ़ सकते हैं। Next is diagnostic decision. Specific nature of the student's problem or disability, not only IDD. जब हम एक बच्चों का intellectual and developmental disability है बोल के assess करते हैं, तभी हमको देखना पड़ता है और भी क्या क्या एरिया में उनका कमी है। So हमको diagnostic decision भी लेना पड़ता है। Should we, because we have to give for the referral, उसमें हमको मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरी है क्या, उनका साइट ठीक है कि नहीं, सुनाई ठीक से दे रहा है कि नहीं,
लैंग्वेज क्यों डेवलप नहीं हुआ है? इज इट बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव डेफिसिट और इज इट बिकॉज ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम? क्लास में बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता है? इज इट बिकॉज ऑफ द साइट प्रॉब्लम और इज इट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? वो हमको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए डायग्नोस्टिक डिसीजन के लिए भी असेसमेंट इंफॉर्मेशन हमको मदद करता है। देन एलिजिबिलिटी डिसीजन, आफ्टर दैट हम डिसाइड करते हैं whether the child is eligible for special education services or not. सपोज हम देखेंगे एक बच्चा में ओनली साइट प्रॉब्लम है एंड माइल्ड हियरिंग प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो क्लास में आगे नहीं बढ़ सकता है, परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो पाता है, बट उसको तो हम रॉन्गली डायग्नोस करके वी कैन नॉट से दैट ही इज अ चाइल्ड विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसीलिए हमको देखना पड़ता है whether he has all other areas are intact or not. अगर बाकी एरियाज इंटैक्ट है बट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, उसको एडेप्टेशन में प्रॉब्लम है, उसको समझने में प्रॉब्लम है, देन वी हैव टू थिंक दैट ही नीड्स स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज। लेकिन उसको अगर आंखों को दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्लास में बोर्ड में से देख के वो लिख नहीं पा रहा है, we need not be giving special educational services, rather we go for the sight correction. उसको आंखों में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, उसको करेक्ट करने से उसको डेवलपमेंट हो सकता है। तो जब हम डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं तभी हमको समझ में आता है कि whether the child is eligible for special educational services और उसको स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज नहीं चाहिए, rather some corrective measures चाहिए जिसका वजह से वो आगे बढ़ सकता है। देन आईईपी डेवलपमेंट डिसीजन, जो असेसमेंट में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स, उसी को बेस में रख के हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्रामिंग उनके लिए डेवलप कर सकते हैं, ताकि उसको डेवलपमेंट में, इम्प्रूवमेंट में, प्रोग्रेस में we are able to do something. And once we are done with our assessment, हमको समझ में आता है for taking the placement decision. After collecting the information, हमको बच्चों का एजुकेशनल प्लेसमेंट कहाँ कर सकते हैं? जैसे now anyway inclusive education is must, is mandatory for everybody, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो दो हम रेगुलर स्कूल को भेजते हैं बट दे मे नॉट बी एबल टू बेनिफिट मच, तो उनके लिए हम क्या करना चाहिए? उनके लिए अलग सा कुछ ट्रेनिंग देना भी जरूरत होता है। रेमेडियल एजुकेशन का सिवा और भी पर्सनल एरिया, सोशल एरिया, लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट, वो सब में भी डेवलपमेंट करना जरूरी होता है। तो वी हैव टू सी द एजुकेशनल प्लेसमेंट डिसीजन. Since all of you are special educator or rehabilitation professional, I think you will be able to recollect Dino's casket. Dino's casket याद है किसी का? Yes? कोई एक अनम्यूट करके बोल सकते हैं? Dino's casket, which is in a triangular shape, हम जो देते हैं बच्चों को from the least restrictive environment से most restrictive environment में place कैसे किया जाता है, that is elaborately discussed in Dino's class cascade, जहाँ हम बच्चों का assessment information से base करके decide करते हैं should we send the child to a regular school with minimum educational support, should we send the child to a special class in a regular school with resource room support,
Should we send the child to the integrated setup? Should we send the child to the special educational center? Should we send the child to, should we give the child home-based training because of the severity of the condition? ऐसे ही when educational placement decision लिया जाता है, कहाँ बच्चों को for his or her education कहाँ उनको रखा बिठाया जाएगा, तभी हमको assessment information का मदद से हम कर सकते हैं. And the most important is instructional planning decision based on the students' social, academic, physical and management needs. उनके लिए what type of instruction we will plan, what type of instructional planning will be done, what type of transaction will be made in curriculum in order to show the progress of the child. So these are the 6 important decision-making activities which are emphasized in the assessment process. What are the components of a comprehensive assessment? Now we are focusing for comprehensive assessment. You see, I'll try to differentiate a little bit comprehensive assessment and simple educational assessment. This very specific educational assessment. हम जब comprehensive assessment करते हैं, तो broader areas देखे, we try to emphasize the overall development of the child. जब educational assessment करते हैं, हम specific areas को ध्यान देके थोड़ा detailed functional assessment करते हैं या behavior different checklist use करते हैं. Anyway, that we'll discuss in due course. जब हम assessment complete करते हैं, we come to know about the abilities of the child. Abilities means एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बाकी असेसमेंट जो करते हैं, थेरापेटिक हो, साइकोलॉजिकल हो, बाकी जो असेसमेंट करते हैं, हम लोग क्लियरली बोलते हैं ये बच्चा नहीं कर सकता है, and this is only the level of the child. But जब स्पेशल एजुकेशनल असेसमेंट हम करते हैं, we always try to give a positive feedback about the child. We always emphasize that this aspects are the strengths of the child. ये सब एरिया में बच्चों का strengths अच्छा है. But in spite of all these things, this is the difficult area for the child. So, based on the strengths and based on the difficult areas for the child, हमको डिसाइड करना पड़ता है हम कैसे स्ट्रेंथ्स के ऊपर बेस करके बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं. ओके. एंड जब comprehensive assessment करते हैं, we have to see that it is a comprehensive assessment of all his abilities. We have to see that all the areas related to suspected disability हमको assess करना पड़ता है. And it usually include certain aspects. That is the reason this particular slide आप लोगों को it will give you some direction why we should go for a multidisciplinary team in making the comprehensive assessment of the child. Because जब हम करते हैं assessment, it has to be given the importance on psychological evaluation, including the intelligence, instructional needs, learning strengths and weakness, social and emotional aspects. Apart from that, developmental, social and academic history should be also collected
from the parents or the teachers or from the school where the child has attended earlier. And medical examinations जरूरी है, as we discussed already. Vision, hearing and health related issue के बारे में जानने के लिए, and classroom observation of the student in the current educational setting. That is important. These are the basis of assessment. Assessment करे तो हमको क्या फायदा है? What are the different components of assessment? What are the different decisions we make from assessment? And now we are moving to हम assessment करेंगे कैसे? There are different methods which are used in special education for making the special educational assessment. Up to this, am I clear? Can I go ahead? I expect one of the coordinators please respond so that I can go ahead. क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा झिझक रही हूँ. Am I audible? Am I audible? Excuse me. Shima ji, am I audible? Please give me, because I need some 15 minutes extra time. मुझे थोड़ा फीडबैक बीच बीच में दीजिए क्योंकि मैं हिंदी में उतना अच्छा नहीं हूँ. So I am going on asking. Okay. Well, hello. Okay. Yes. Methods of assessment used in. Yes, I can go ahead now. I got the feedback. Observation. Observation is one of the important methods. जब बच्चे हमारे पास आता है, हमारे पास apart from seeing the child और कुछ रहता ही नहीं, हमारे पास बेस भी नहीं रहता है most of the time. तो हमारे पास एक ही टूल रहता है, observation. Through that observation tool, हम लोग try करते हैं to understand the strengths of the child, ability of the child. Okay. Here, many a time जब हमारे पास बच्चा आता है, anyway we cannot assess, we cannot observe in the natural setting. लेकिन हम कोशिश करते हैं in order to make some decision about the child, हम कोशिश करते हैं उसको both structured, unstructured setting में उनको observe करना through both participatory and non-participatory method. कभी कभी हम बच्चों को दूर से देख के उनसे बातचीत करते हैं, नहीं तो देखते हैं बच्चा क्या करता है, उसी से हम ऑब्जर्व करके हमारा रिपोर्ट लिखते हैं. और कभी कभी बच्चों के साथ मिलके उसके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके हम बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी मेथड. जब उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसको नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन बोला जाता है. एंड by observing the child, by observing his eating behavior, his writing behavior, his or her play behavior, involvement in different activities, हम लोग उनका strengths के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं. Suppose we are giving a pen to the child or pencil to the child and
उसको बोलते हैं यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। चाहते हो तो उसमें आप लिखो अपना नाम, नाम भी नहीं लिख सकता है तो कलरिंग करो, नहीं तो उसको स्क्रिबल करो। उससे हम नॉट ओनली द स्क्रिबलिंग एबिलिटी, नॉट ओनली द राइटिंग एबिलिटी, हम लोग ट्राई करते हैं जानकारी हासिल करने के लिए उसका ग्रिप कैसे है, उसका प्रेशर कितना होता है, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन कितना होता है, वो कितना अटेंशन देता है वो एक्टिविटी में। उसी से उसका स्ट्रेंथ्स के बारे में मालूम होता है। व्हाई द चाइल्ड इज एबल टू डू सर्टेन थिंग, व्हाई द चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू सर्टेन थिंग, उसके बारे में हमको जानकारी हासिल होता है। एंड टू नो मोर अबाउट द चाइल्ड, we try to assess the child in his known environment. वो घर में कैसे बिहेव करता है, घर में बाकी बच्चों के साथ कैसे खेलता है, घर में मदर के साथ उनको इंटरेक्शन कैसे है, सिबलिंग्स के साथ इंटरेक्शन कैसे है, घर में बाकी बच्चों पढ़ाई करने के टाइम वो क्या करता है, whether he or she is able to do certain thing during others performing the activity, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए we need to observe the child। उसके लिए हमारे पास बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है, टेस्ट मटेरियल नहीं रहता है, except we may make some points based on which हम असेसमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, उनका क्लासरूम सेटिंग में बिहेवियर कैसे होता है, एकेडमिक स्किल्स, मोटर स्किल, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, both in the familiar environment and unfamiliar environment, हम कोशिश करते हैं बच्चों को ज्यादा समझने के लिए, ताकि we can try to develop the child based on the ability of the child। जब हम observe करते हैं, we have to make some ecological inventory। ecology means उनका environment ही होता है। जब एनवायरनमेंट में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, हाउ द चाइल्ड इज इंटरैक्टिंग विद द मदर, विद द फादर, विद द सिबलिंग्स, विद द नेबरर्स, विद द community shop, so there we are trying to see that is the familiar environment for the child, and in his or her ecology what the child is doing and how the child is doing, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में आगे में ध्यान देने के लिए वो इकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू द ऑब्जर्वेशनल मेथड, अपार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वी आल्सो डू इंटरव्यू। हर एक चीज ऑब्जर्वेशन में हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो डायरेक्टली हम देख सकते हैं उसको ऑब्जर्वेशन में लेके हम assess करेंगे on strengths and weaknesses of the child, लेकिन we cannot see the many of the personal activities of the child, how he is dressing himself, how long he is taking for dressing behavior, how long he is taking eating, सही ढंग से खाना खाता है कि नहीं, how he is taking bath, how he is अटेंड टू द नेचर कॉल्स। ये सब हम ऑब्जर्वेशंस में नहीं देख सकते हैं। काफी सारे चीज होते हैं जो ऑब्जर्वेशन से हम असेस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में भी आपका ऑब्जर्वेशन जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होता है, एंड बेसिकली हम आमने सामने बैठ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सभी इंफॉर्मेशन बच्चों से नहीं मिलता है, तो वी ट्राई टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड अदर पीपल जो बच्चों से ज्यादा जुड़े रहते हैं, पेरेंट्स से, टीचर्स से, या उनका ब्रदर एंड सिस्टर से, या ग्रैंड पेरेंट्स से, ऐसा लेके we try to collect some information about the child which will help us in planning the program or which will help us in the placement of the child. Also, it helps us in making the
very basic comprehensive report for the child. Portfolio assessment is important assessment which usually हम लोग करते हैं to in the classroom environment. That is very important for the classroom teacher, क्योंकि that will emphasize on the students' personal efforts to achieve something. उसका progress कैसे जाता है, how fast and how slow it is, how far it is going in the achievement, how far the child has gone to achieve the goal set for the child. So this particular assessment is essential for the classroom teachers. And as you know, when we do the assessment, we use some test. Test and assessment again are different, but test is part of assessment. हम कुछ test use करते हैं, which is part of assessment, which is help us in assessing the child. One is norm reference assessment. Norm reference is basically the standardized test जब use किया जाता है उसको norm reference test बोला जाता है. And ये norm reference जैसे कि आपका IQ test हुआ, personality test हुआ, वो सब test में already एक norm set हुआ है. For example, IQ test में the norm for the average intelligence is 90 to 110. That is the norm already fixed when the test has been developed. So जब हम administer करते हैं, we look for this particular score ranging between 90 to 110. तभी हम बोलते हैं कि ये average level पे है. अगर below 90 होता है, 70 to 90, तो borderline में आ जाते हैं. 70 below हो तो we say that it is the case of intellectual disability. So this norm is set already when the test is developed. These are basically the standardized assessment procedure. But when we are making the comprehensive report, usually we go for the criterion referenced assessment. As you know, criterion referenced assessment में हम लोग बच्चों को कंपेयर नहीं करते हैं दूसरों बच्चों के साथ. इसमें एक क्राइटेरियन फिक्स करते हैं बेस्ड ऑन द चाइल्ड. पर्टिकुलरली हम लोग जब डील करते हैं विद द चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख के हम लोग एक क्राइटेरियन फिक्स करते हैं. वो क्राइटेरियन अचीव किया कि नहीं किया उसको हम देखते हैं. बट वी नेवर कंपेयर the child's performance with another child. It compares the performance of a child to pre-established criteria which is fixed for the child. And here the criterion reference test हम use करते हैं for assessment purpose. इसमें जो items we are using, these items were arranged in a sequential order from simple to complex. तो हम simplest item को पहले जाके assess करते हैं, then the next simple, next slowly complexity level बढ़ाते हैं. And wherever there is a deficit, we try to improve depending on the table. You see, here I left it blank in order to just give an idea about the comprehensive assessment. You see, when the child, this class was meant for educational assessment for developing the comprehensive assessment report. You know, जब हम लोग assess करते हैं, फर्स्ट असेसमेंट में हम डिटेल एजुकेशनल असेसमेंट या डिटेल असेसमेंट नहीं करते हैं, जो कि प्लानिंग के लिए जरूरत होता है. क्योंकि बहुत टाइम पेरेंट्स आके पूछते हैं कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट
रिपोर्ट हमको होना है, वो comprehensive assessment के लिए as you know the demographic details आपको लेना ही पड़ेगा. This I didn't put in the slide. बच्चों का नाम, एज, जेंडर, क्यों रेफर किया गया है, वो सब लेने के बाद पेरेंटल एड्रेस, ऑक्यूपेशन, वो लेने के बाद हमको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखना पड़ेगा. व्हाट आर द प्रेजेंट कंप्लेंट, व्हाई द पेरेंट्स हैव कम टू अस, उनको क्या चाहिए, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट वी हैव टू गिव द रिपोर्ट हियर. सो हमको प्रेजेंट कंप्लेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है. उनका अगर पहले वो लोग स्कूल, वो बच्चा स्कूल अटेंड किए हैं तो उनका स्कूल हिस्ट्री लेना पड़ता है. कौन सा एज में स्कूल अटेंड किया है, कौन सा क्लास में एडमिशन हुआ है, कौन सा क्लास तक पढ़ाई किया है, whether he has repeated the classes, he or she has repeated the classes, whether frequently changed the school, why the school has been changed for the child. Is it due to the parental shifting or it is due to the scholastic backwardness or the complaints from the teachers? उसका details हमको लेना जरूरी है. And how long he has continued in the school, whether it is a regular school or a special school, all these details need to be obtained. Then what are the diagnoses? Not only intellectual disability, but along with intellectual disability, whether the child has any associated condition. For example, epileptic fits है या नहीं, और कुछ childhood diseases है कि नहीं, developmental delay है कि नहीं, और उसका therapeutic needs कुछ है क्या, speech and language deficit है क्या, occupational therapeutic requirement, कुछ physical deformity या physical requirement है कि नहीं. All these details we have to take in the diagnosis, and then we have to make, on the basis of observation and interview, the special educational assessment. In that special educational assessment, we have few components. Okay, I'll go slowly. The first component is the personal area. This is a format-like thing. This is the personal or self-help area, jahan ki we try to find out what about the personal needs: brushing, eating, toileting, taking bath, dressing, grooming, all these things. What are the strengths of the child? Okay. Then what are the motor assessment? Fine motor area में क्या है? He may be having, as I told you, that proper grip नहीं है, या pressure नहीं है, या है, is able to hold the pencil properly, color the figure appropriately, उसका adequate gross motor skill. All these details we need to give also. Then we have to find out whether any sensory issue the child has. Hearing में, seeing में, tactile issue कुछ है क्या, जैसे कि children with autism spectrum disorder, they have the sensory issue. Then next aspect under special educational assessment, language and communication. How he is able to communicate? What about the receptive as well as expressive language of the child? कैसे express receptive language क्या है, समझ सकता है कि नहीं, कहाँ तक समझता है. Then expressive language क्या है, वो gestures में communicate करता है या single word use करता है, sentence करता है या conversation अच्छा से कर सकता है. Verbal communication, non-verbal communication, all these details we have to give in brief. Then we have to give the cognitive aspect of the child. Under cognitive,
social aspect. How is interaction with the people inside the family, outside the family? Outside the family means neighbors के साथ कैसे है, and school अगर जाता है school में कैसे है, that also we have to give in brief in the report. That is the report format. I'll brief you once again the format of the report. And next component is the cognitive aspect, जहाँ हम बच्चों को different cognitive skills, cognitive aspects में उसका लेवल क्या है. From the depending on the age of the child, you have to decide which particular questions you will be asked in order to collect the information. Color, shape, size, object, body parts, fruits, vegetables, animal, gender, money, all these things will be, we must give a brief about all these things which are coming under the cognitive aspects, cognitive components in the special educational assessment. Apart from that, we have to give also academic in reading, writing, arithmetic. See, here हम कुछ checklist use नहीं कर रहे हैं, कुछ test material use नहीं कर रहे हैं. So as special educator, as rehabilitation professional, we must know that these are the aspects we must try to find out. Reading, writing, arithmetic में कौन सा level में है? Reading, for example, पिक्चर रीडिंग में है या अल्फाबेट्स रीड करता है, वर्ड्स रीड करता है, टू वर्ड फ्रेजेस रीड करता है, सेंटेंस रीड करता है. दिस वी हैव टू ask, or we have to observe by giving the materials whichever we are having, the teaching learning materials for assessment. Okay, after making all this assessment, we have to find out what is his interest area and what is his disliking area. Okay, based on all these things, we have to give the recommendations for the educational placement. Is it clear? Shall I repeat it? Because this is the comprehensive report. When the students come, when the parents come and ask for the comprehensive report, we give this comprehensive report. Shall I repeat? No, ma'am. Yes. Yes or no? No, ma'am. No repeat. No repeat. Okay. Anyway, the points you have to give in special educational assessment are majority are 10 points. We have to make the assessment of self-help, motor, sensory area, language communication, social area, cognitive aspects, academic aspects, item of interest, item of dislike, then recommendations. Okay. Yes, ma'am. Based on that, you have to make the comprehensive report. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So now we'll go to the functional assessment. You see, I cannot make the GLAD report today because that requires complete 1 hour time minimum. So this I'll very briefly talk about the functional assessment. Okay. What is functional assessment? All of you are aware of. Functional means whatever are necessary for us to be effective to perform our function in the environment, all are coming under functional. Okay. The skills we require to function adequately in the environment, all those skills will come under functional assessment. So here we try to measure the purposeful behavior of the person when the person is interacting in his or her environment. As you know, nobody is going to be in the school forever.
or in any vocational setup forever, the best place for the person to work or to live in is the community. So it is essential for us to understand what are the functional skills which are necessary for the students with IDD, and that we need to enhance in order to see that वो लोग कल after getting training from us जाके कम्युनिटी में अच्छा से जी सकते हैं. उसके लिए हम स्किल्स असेस करके उनको ट्रेनिंग दे अगर दिया जाएगा in different environment, not only in the school setup but also in simulated setup and also in the real environment, तभी बच्चे अच्छा से कम्युनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं. So a functional curriculum is that curriculum which facilitates the development of skills necessary for participating in diversity of the integrated environment. जो environment में बहुत सारे activities होता है, may not be in all the activities, but in many of the activities, our students with intellectual disability can participate if we can implement functional curriculum. For this ecological inventory, ecology is nothing but your environment. So ecological inventory is essential to be used. And as you know, functional assessment checklist for programming FSCP, many of you, I'm sure, are using. This FSCP checklist is activity-based checklist. And that FSCP we take as the curriculum for the functional skills for the children with intellectual disability. इसका जो एरिया कवर हुआ है, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्युपेशनल एंड रिक्रिएशनल एरिया आर कवर्ड. Promotion policy, as you know, pre-primary to primary, हर एक लेवल में 80% से ज्यादा रहने से they can go to the next level. अगर 3 साल में 80% नहीं हो पाया, then they have to go to the next level, but that is number 2. That is the lower level, right? And apart from that, there is also care group. In this, the format is so designed that the programmer can record the initial assessment data and the performance of the student periodically. इसमें first year, second year, third year. Third year is maximum for one particular class. Okay, तो entry level assess करते हैं in different area. For example, personal area. That's the sample given. हर एक में we cannot ask the question. हम लोग इसमें से काफी सारे चीज ऑब्जर्व करना पड़ता है, काफी सारे चीज डिफरेंट तरीका से फाइंड आउट करना पड़ता है. जैसे कि आपका वो एकेडमिक मनी मैनेजमेंट में लिखा हुआ है, यूज 5 पैसा 10 पैसा, यू नो दीज आर द पैसा नाउअडेज यूज में नहीं है, ताकि हम लोग उसको मॉडिफाई करके अभी जो यूज में है उसी को इस्तेमाल करके हम उनका असेसमेंट करना जरूरी है. एंड जो काफी सारे चीज कवर नहीं, जो नहीं कवर हुआ है एज पर आवर ओन कम्युनिटी, वी मे ऐड इन द लेफ्ट ओवर बेसिस. या इसीलिए ये पूरा एरियाज ऐसे ही दिया गया है. एंड हर एक में हमको देखना पड़ता है. एंट्री लेवल में अगर इंडिपेंडेंट है
तभी हम उनको क्लास दे सकते हैं। अगर वो आइटम the child is doing with verbal prompt, you are able to see BP. Item which is done with physical prompt, it is PP. Some items are not applicable, so not applicable also can be written. Here in first year, first, second, third term में क्या क्या हुआ, every term we have to make a note for each child. Okay. And कब कब assessment हुआ है, along with the date, we have to give the total score and the percentage. ऐसे करके हर एक एरिया कवर होने के बाद हमको हर एक एरिया में पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल में टोटल स्कोर फर्स्ट ईयर में कितना हुआ है, ताकि वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट आइटम फॉर द सेकेंड ईयर करके हम जा सकते हैं. And this also has a progress report like a child who receives in a regular school. Regular school में जैसे बच्चों को progress report दिया जाता है, इसमें भी progress report दिया जाता है. एंड उसको और डेकोरेटिव, उसको और अट्रैक्टिव करने के लिए, जहां आप देख रहे हैं बच्चों को 80% हुआ है, you can give also smiley face, you can give stars to the child, ताकि they'll be more interested in doing the activities. And here the progress report में we are giving number of activities in each area covered. उसमें entry level क्या था, first term, second term, third term में क्या percentage था, and what is the first year end में उनका score क्या हुआ है, and based on that उनका grading भी दिया जा सकता है. So this is about the functional assessment of a child. When we do the functional assessment, जब पहले बार हमको बच्चे आते हैं, many a time parents ask only you give the comprehensive report. तो मैं आपको जो पहले 10 points बोली हूँ along with the demographic data, that type of report बना के आप दे सकते हैं. जब बच्चे हमारे पास स्कूल में पढ़ने आएंगे, तभी हमको we have to go for a detailed assessment using some checklist. आप FSCP यूज कर सकते हो, MDPS यूज कर सकते हो, जो अवेलेबल है हमारे कंट्री में, जैसे बेसिक MR, basal MR for adults, for younger children, उपनयन है, what is guide भी है. So जो भी आप यूज करते हैं उसमें हमको देखना पड़ेगा what type of checklist we are using, whether it is developmental, whether it is a behavioral checklist, but whatever it may be, उसको हम consistently use करना है and very minutely observe करना है, interview लेना है, and based on the items हमको decide करना है. For each of the item हम पूछ के नहीं लेना है. बहुत सारे जगह में we have seen the educators are trying to collect the information by asking the child, are you able to write your name? Are you able to take bath? Are you able to dress yourself? Many a time the child will say yes, yes. But until and unless we check by making him buttoning his own shirt button or hook in the girls or any type of buttons in the zipper, we cannot make the assessment. And many times जब interview हम करते हैं parents को, तभी भी हमको very accurate information नहीं मिलता है, because nobody gives so much of minute observation what the special educators give. और जब तक हम minute observation नहीं करते हैं, minute very detail हम नहीं लेते हैं, तब तक हमारा program planning सही नहीं होगा. Assessment अगर सही नहीं होगा तो program planning सही नहीं हो पाएगा. So in order to make our IEP very comprehensive, very accurate, we need to collect the information in a very systematic manner. Then only we can give the deliverable to the children and the parents to the maximum extent possible. Okay. So first,
level assessment is for screening, second level for referral, third level for just giving the comprehensive report. They may go to other school, they may go for a regular school, and the fourth level is for making the IEP for them and trying to show the progress by implementing the IEP for the children. That is FSCP. Okay, glad is left over. Thank you so much. I don't know whether I could make it. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम कुछ प्रतिभागियों के क्वेश्चन हैं। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ऑटिज्म बच्चे पे अगर मैं ईसा स्केल अप्लाई करता हूँ तो मैम उनकी कैसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं? One second. I know. Could you please repeat? यस मैम। Yeah. प्रतिभागियों के क्वेश्चन है मैम कि अगर हम ऑटिज्म बच्चे पे ईसा स्केल को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी कैसे एजुकेशनल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट को जनरेट किया जा सकता है? Somebody else can ask. I'm unable to hear your voice clearly. मैम Yeah. ऑटिज्म बच्चों पर यदि ईसा स्केल को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ऑटिज्म बच्चे की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं? ईसा स्केल। यस मैम। ईसा स्केल के बारे में तो अभी बिल्कुल हम बात ही नहीं किए हैं. दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्केल that requires a total class. Yes. We didn't discuss about ISA scale at all. Okay, ma'am. Yeah. It is not specifically for children with autism, and Yes. ISA is a completely different scale which is used only for the children with ASD, which requires thorough focus on the scale usage and deriving the report. Okay, ma'am. Yeah. Anything else? Thank you, ma'am. Somebody has raised hand. जिन जिन प्रतिभागियों के क्वेश्चन हैं प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं so that I can see. Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मेरा क्वेश्चन है मैम। Yeah. मैम आवाज आ रही है? अब कौन बात कर रहे हैं? मैम नागेंद्र कुमार। हेलो मैम। ओके ओके, बात कीजिए। हाँ मैम, ऑटिज्म जैसे जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं उसके लिए कौन सी स्किल मतलब कोई किट्स है वगैरह है या फिर? आप देखो, कार्ड्स यूज किया जा सकता है, ईशा यूज किया जा सकता है, लेकिन उनका जो असेसमेंट है वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। उसके लिए दिस वाज स्पेशल एजुकेशनल असेसमेंट, so I didn't discuss at all about the children with autism exclusively. Okay. ओके मैम। आप कार्ड्स Thank you, यूज कर ma'am. सकते हैं, ईशा यूज कर सकते हैं। ओके मैम, धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का कार्यक्रम जनरेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद आईडीडी पे आधारित था। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी आज के रिसोर्स पर्सन के रूप में जुड़ी डॉक्टर
निवेदिता पटनायक मैडम का, जो आपने बहुत ही सरल शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ श्रीमती मीना कुमारी शर्मा मैडम का, जिनका PDU/NIPPD निदेशिका आदरणीय, जिनका निरंतर आशीर्वचन प्राप्त होता रहता है। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ आदरणीय निदेशक श्री रमेश कुमार पांडे सर का। आपने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा दी एवं अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित किया। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ आदरणीय श्री राजीव सर का, जिनके सहयोग एवं मार्गदर्शन से कार्यक्रम को आयोजित करने में सफल हो पाए। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ सभी प्रतिभागियों का, जो सुदूर क्षेत्रों से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाए। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे सहयोगी आयोजक श्री राजीव सर, श्रीमती सविता शुक्ला मैडम एवं नागेश सर का, साथ ही साथ CRC के अन्य कर्मचारी, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, जिनका मैं नाम नहीं लिया जा सका है, उनसे क्षमा चाहते हुए एक बार पुनः सभी लोगों को धन्यवाद एवं हार्दिक आभार। फीडबैक लिंक शेयर की जा चुकी है, कृपया आप फीडबैक लिंक भर के कार्यक्रम से लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। Thank you so much. ओके। Thanks for giving this opportunity and thanks the participants. I'm sorry since it was not meant for the children with autism. यस मैम। No specific tool I used. If you need for autism, it can go for a different session. Thank you so much. Yes ma'am, please tell